मॉर्निंग। आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, चुंबकत्व एवं द्रव्य। द्रव्य पदार्थ, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 है हमारा, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। 6 नहीं है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 है ये। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर ये 5 है, चैप्टर नंबर 5 है ये। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये एग्जाम की दृष्टि से कुछ खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये चैप्टर आपको पढ़ने से पहले यदि चैप्टर 1 आप पढ़ लेते हैं सही से, तो इस चैप्टर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जब आप चैप्टर 1 सही से पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल है ऐसा क्यों सर? क्योंकि चैप्टर 1 में आपको जो पढ़ना है लगभग वही चीजें चैप्टर 5 में भी पढ़ना है। जो चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है लगभग वही आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ना है। जो चैप्टर 1 में है वही चैप्टर 5 में है। चैप्टर 1 में पढ़ना है आवेश के बारे में, चैप्टर 5 में पढ़ना है चुंबक के बारे में। चैप्टर 1 में पढ़ना है विद्युतीय बल, चैप्टर 5 में पढ़ना है चुंबकीय बल। वहां पढ़ना था विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम, यहां पढ़ना है चुंबकीय बल के लिए कूलाम का नियम। वहां पढ़ना था विद्युतीय बल के गुण, यहां पढ़ना है चुंबकीय बल के गुण। वहां पढ़ना था विद्युतीय बल रेखा, यहां पढ़ना है चुंबकीय बल रेखा। वहां पढ़ना था विद्युत क्षेत्र, यहां पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र। वहां पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव, यहां पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव। वहां पढ़ना है विद्युत बल आघूर्ण, यहां पढ़ना है चुंबकीय बल आघूर्ण। वहां पढ़ना था विद्युतीय फ्लक्स, यहां पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो चैप्टर 1 में वहां पढ़ना था वही चैप्टर 5 में यहां भी पढ़ना है। और यही कारण है कि हम लोग चैप्टर 1 के बाद ही चैप्टर 5 पढ़ते हैं, जिससे कि आसानी से चैप्टर 5 हम लोगों को समझ में आ जाए। यदि चैप्टर 1 आप ठीक से समझ चुके हैं तो चैप्टर 5 समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चैप्टर 1 में हमने आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था में, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत स्थायित्विकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत स्थायित्विकी कहलाता है। ठीक उसी तरह भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है चुंबकत्व कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन किया जाता है चुंबकत्व कहलाता है। याद रखिएगा, चैप्टर 1 में आवेश के विरामावस्था में गुणों का अध्ययन करते हैं और चैप्टर 5 में आवेश के गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन करते हैं। विरामावस्था में गुणों का अध्ययन करें वैद्युत स्थायित्विकी है, और गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन करें चुंबकत्व है। विरामावस्था में गुणों का अध्ययन करें वैद्युत स्थायित्विकी है, और गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन करें चुंबकत्व है। इसके बाद कह रहा है कि बहादुर याद कीजिएगा कि एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और समरूप वेग से गतिमान आवेश, एक समान वेग से गतिमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और समरूप वेग से गतिमान आवेश, एक समान वेग से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसके बाद कह रहा है कि कहीं भी यदि आवेश का प्रवाह होता है तो वहां विद्युत धारा उत्पन्न होता है। कहीं भी यदि आवेश का परिणामी प्रवाह होता है
तो वहां विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। बहादुर, चूंकि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप जानते होंगे प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में ऋण आवेश चक्कर लगाते हैं। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में ऋण आवेश चक्कर लगाते हैं और आवेश के प्रवाह से तो धारा उत्पन्न होती है। इसका मतलब हुआ कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा उत्पन्न होती है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा उत्पन्न होती है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा बहता है वहां चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी, ऑर्स्टेड एक वैज्ञानिक का नाम है। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होता है वहां चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होता है वहां चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न संख्याओं में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, मतलब नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में आवेश चक्कर लगाता है। आवेश के प्रवाह से धारा उत्पन्न होती है, मतलब नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा का प्रवाह होता है। और ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होता है वहां चुंबकत्व होता है। ऑर्स्टेड ने कहा कि जहां कहीं भी धारा का प्रवाह होता है वहां चुंबकत्व होता है, मतलब नाभिक के बाहर चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। जब सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देते हैं तो संपूर्ण परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। जब सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को हम जोड़ देते हैं, जब हम सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देते हैं तो संपूर्ण परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। जब हम सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देते हैं तो संपूर्ण परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही संपूर्ण परमाणु का चुंबकत्व मिला, मतलब परमाणु का भी चुंबकत्व है, मतलब परमाणु एक चुंबक है। प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में धारा उत्पन्न होती है। धारा के प्रवाह से चुंबकत्व उत्पन्न होता है, मतलब नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चुंबकत्व होता है। जब सभी कक्षाओं के चुंबकत्व को जोड़ देंगे तो संपूर्ण परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त होता है। और संपूर्ण परमाणु का चुंबकत्व प्राप्त हो गया, मतलब परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। यहां तो क्लियर है, प्रत्येक परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है। इसके बाद बात आती है कि जब परमाणु स्वयं एक चुंबक होता है, परमाणु जब स्वयं एक चुंबक होता है तो सवाल है कि दुनिया का हर एक पदार्थ तो परमाणु से ही मिलकर बना है। दुनिया का हर एक पदार्थ तो परमाणु से ही मिलकर बना है। और जब दुनिया का प्रत्येक पदार्थ परमाणु से ही मिलकर के बना है तो सवाल है कि हम सब लोग चुंबकीय गुण प्रदर्शित तब क्यों नहीं करते। जब दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से ही मिलकर बना है, परमाणु तो चुंबक है, इसका मतलब सब कोई चुंबक से ही मिलकर बना है, तो सब कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता। सब कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता। जब सब कोई चुंबकीय से ही मिलकर बना है तो सब चुंबकीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता। तो इसके लिए बहादुर दो केस हैं। कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, हाँ, कभी कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। बहादुर, जब कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तो उसको कहते हैं चुंबकृत होना। जब कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तब हम कहते हैं कि चुंबकृत होना, मैग्नेटाइज्ड।
जब कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तो उसको कहते हैं कि चुंबकृत होना, वो चुंबकृत हो गया। और जब कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है तो कहते हैं कि वो अचुंबकृत है, डीमैग्नेटाइज्ड है। जब कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तो हम कहते हैं कि वो चुंबकृत है, और जब कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है तो अचुंबकृत है। तो अब हम ये जानने वाले हैं कि कब कोई पदार्थ चुंबकृत होता है और कब कोई पदार्थ अचुंबकृत होता है। तो कहता है कि जब कोई पदार्थ अचुंबकृत है, जब कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर परमाणु जैसे तैसे सजे होते हैं। जब कोई पदार्थ अचुंबकृत है तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर परमाणु जैसे तैसे सजे होते हैं। जब उसके अंदर परमाणु जैसे तैसे सजे होंगे तो एक परमाणु यानी एक चुंबक का नॉर्थ दूसरे परमाणु यानी दूसरे चुंबक के साउथ को उदासीन कर देता है। हर एक परमाणु का नॉर्थ दूसरे के साउथ को, दूसरे का नॉर्थ तीसरे के साउथ को, सब एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जब कोई पदार्थ अचुंबकृत है, जब कोई पदार्थ अचुंबकृत है, इसका मतलब है कि उसके अंदर परमाणु अनियमित रूप में होते हैं। इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर परमाणु अनियमित रूप में सजे होते हैं, और अनियमित रूप में सजे होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को, दूसरे का नॉर्थ तीसरे के साउथ को, सब एक दूसरे का नॉर्थ साउथ उदासीन कर देते हैं, और पूरा परमाणु जो है, पूरा जो पदार्थ है वो अचुंबकृत हो जाता है, उदासीन हो जाता है। जब कोई पदार्थ अचुंबकृत है इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर परमाणु जैसे तैसे सजे होते हैं, जिसकी वजह से एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को, दूसरे का नॉर्थ तीसरे के साउथ को, सभी एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और पदार्थ अचुंबकृत हो जाता है। इसको हम लोग डायग्राम से ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये कोई पदार्थ है और इसके अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, और ये सब परमाणु जैसे तैसे सजे हुए हैं। ये सब परमाणु जैसे तैसे सजे होते हैं। तो एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ को, दूसरे का नॉर्थ तीसरे के साउथ को, इस तरह से सभी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, तो उदासीन कर देते हैं। सभी एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, सभी एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और पदार्थ जो है अचुंबकृत हो जाता है। इसी तरह जब कोई पदार्थ चुंबकृत है, मतलब वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित कब करता है? जब कोई पदार्थ चुंबकृत है, मतलब वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित कब करता है? तो कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर परमाणु नियमित दिशा में सजे होते हैं। जब कोई पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहा है, मतलब चुंबकृत है, तो उसके अंदर परमाणु नियमित दिशा में सजे होते हैं, एक निश्चित दिशा में सजे होते हैं। उसके अंदर परमाणु एक निश्चित दिशा में सजे होते हैं। जब कोई पदार्थ चुंबकृत है तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर परमाणु एक निश्चित दिशा में सजे होते हैं, और जब एक निश्चित दिशा में सजे होते हैं तो बीच के जो परमाणु हैं, जो बीच के परमाणु हैं, तो बीच वाले परमाणु के नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जब सभी परमाणु एक निश्चित दिशा में सज जाते हैं तो बीच वाले परमाणु के नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, लेकिन एक किनारे पर सभी नॉर्थ और दूसरे किनारे पर सभी साउथ हो जाता है। एक किनारे पर सभी नॉर्थ और दूसरे किनारे पर सभी साउथ हो जाता है, और पदार्थ जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगता है। इसी को हम वेबर का सिद्धांत भी कहते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा परमाणु एक ही दिशा में सजेंगे, पदार्थ उतना ही अधिक शक्तिशाली चुंबक बनेगा। यानी किसी पदार्थ को चुंबकृत करने का मतलब है कि सभी परमाणुओं को एक ही दिशा में सजा देना। किसी पदार्थ को चुंबकृत करने का मतलब है सभी परमाणुओं को एक निश्चित दिशा में सजा देना। जब सभी परमाणु एक ही दिशा में हो जाएंगे, आप इसको फिगर से देखिए, जब सभी परमाणु एक ही दिशा में हो जाएंगे तो बीच वाले जो परमाणु हैं उनका नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। बीच वाले परमाणु के नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। बीच वाले परमाणु के नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, लेकिन एक किनारे पर सभी नॉर्थ और दूसरे किनारे पर सभी साउथ हो जाता है, आप देख सकते हैं, और ये बीच वाला खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि पदार्थ जो है चुंबकृत हो गया।
जब परमाणु अनियमित दिशा में है तो अचुंबकृत है, मतलब उसमें चुंबकीय गुण नहीं है, वो चुंबकीय गुण दिखाएगा नहीं। और जब कोई पदार्थ में परमाणु एक ही दिशा में है तो उसके बीच वाले एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, लेकिन एक किनारे पर सभी नॉर्थ और दूसरे किनारे पर सभी साउथ हो जाता है और पदार्थ चुंबकृत हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी पदार्थ को चुंबकृत करने का मतलब है सभी परमाणुओं को एक ही दिशा में सजा देना, और जितना ज्यादा से ज्यादा परमाणु एक ही दिशा में सजेंगे पदार्थ उतना ही शक्तिशाली चुंबक बनेगा। इसी को हम वेबर का सिद्धांत भी कहते हैं, वेबर का सिद्धांत, इसे ही हम वेबर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके या ऑफिस में आकर के मिल करके भी अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। एक बार सब लोगों से कहेंगे गांव मत जाइएगा, अपने घर से दूर रह करके पढ़ाई करिएगा तो बेहतर पढ़ाई होगा। ये समय बहुत कीमती है, 2 साल पढ़ लीजिए, 3 साल पढ़ लीजिए, उसके बाद तो आपको गांव रहना है चाहे जहां रहना है वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन यही समय है जिसका वैल्यू आपको समझना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।